Hello students, welcome to Level Up CLAT PG. So we are here with another video, very important video. So this will be you will be getting like in 2 or 3 days. So in that time I will like to tell you something about like मैंने बहुत से वीडियोस बनाए अभी तक PSU पे बनाए हैं और भी चीज़ों पे बनाए हैं. यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने बनाया नहीं वीडियो जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना कोई भी एग्जाम तुम करनी तो सिलेबस और पैटर्न. ठीक है. तो यार ये चीज़ पे मैं अच्छे से बात करना चाहता हूँ कि क्या सिलेबस है क्लैट पीजी का और क्या पैटर्न है. देखो अगर मैं दोनों के बारे में ही बोलूँ, चाहे वो पैटर्न हो चाहे वो सिलेबस हो, भाई दोनों ही फिक्स नहीं है. हाँ पैटर्न पिछले 3 साल से लाइक 2024, 2025, 2026 3 साल से फिक्स आ रहा है कि 24 पैसेज 5 क्वेश्चन. पर उससे पहले 2023 में यार 12 पैसेज थे 10 क्वेश्चन थे. तो पैटर्न बदला तो नहीं है पिछले 3 साल से, बट बदलने को बदल भी सकता है. पर अभी के लिए पैटर्न ऐसा ही मान के चलते हैं कि यार यही आने वाला है. पर अगर नहीं भी आया, हालांकि जो मॉक्स हम आपको कराएंगे वो ऐसे भी होंगे ऐसे भी होंगे, इनफैक्ट 16 पैसेज वाले भी होंगे 2021 की तरह. ठीक है, अलग अलग पैटर्न पे होगा. पैटर्न फिक्स नहीं है पर पिछले 3 साल से कांस्टेंट ही आ रहा है. बात करें सिलेबस की, भाई देखो ये भी फिक्स नहीं है. तुम क्लैट पीजी की वेबसाइट पे जाओगे क्लैट की, तुमको पीजी का एक सिलेबस मिलेगा फिक्स सा कि भाई कॉन्स्टी पूछ रहे हैं हम जूरिस पूछ रहे हैं, ऐसे करके वो लोग ऐसे पूरा बना देंगे. इंटरनेशनल लॉ पूछ रहे हैं हम, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. पर मेरे हिसाब से कोई भी सिलेबस फिक्स नहीं है क्योंकि ये जो पेपर है ये रटने का नहीं है. आप अगर ये समझ लो कि पेपर रट लो, जैसे सीयूईटी का जब सिलेबस देखोगे तो 11 पन्ने का सिलेबस है, तो अराउंड 48 सब्जेक्ट्स है. वो रटने का पेपर है. आप रटो, आपके मतलब का आ गया पेपर, आपने जो रटा हुआ वो क्वेश्चन आ गया, आप लगा दोगे, नहीं आया तो आप हट जाओगे. उसमें है या तो आता है. ये पेपर है लीगल अंडरस्टैंडिंग का, कि आप कितने अच्छे से समझते हो लॉ को. तो वो जो है, हाँ इन्होंने एक ब्रॉड सिलेबस दिया हुआ है आपको वेबसाइट पे, उसको हम अच्छे से कवर करवाएंगे. पर हमारा गोल रहेगा इस पूरे सीरीज में कि आपको लाइक इस सीरीज में आइडिया दे सकें क्लैट पीजी को, और हमारे कोर्स में कि हम आपको लीगल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा सकें कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है. ठीक है. तो आज फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, माना हम पेपर समझाएंगे पेपर कैसे बनाते हैं, पेपर कैसे नहीं बनते. पर हम आपको आज के दिन तो इतना बताना चाहते हैं कि हाउ टू गेट थ्रू दिस पैटर्न एंड पेपर का सिलेबस. तो पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि सिलेबस और पैटर्न है क्या, एटलीस्ट कुछ तो पता हो ताकि हम लोग स्टार्ट कर सकें. वी नीड समथिंग टू लाइक स्टार्ट. भाई सबसे पहले तो इस चीज को याद रखना. देखो आज जो है ना पीपीटी में पन्ने कम होंगे पर मोस्टली मेरा पेन चलेगा. ठीक है. और पीपीटी आपको शेयर हो जाएगी. तो भाई ये चीज़ को है ना बहुत एकदम अच्छे से अपने दिल में बैठा लो. ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला बाकी वीडियोस की तरह, पर ये बात मैं अच्छे हो सकता है लंबा हो भी जाए अगर हम लोग बात करने लगे अच्छे से. बट आई विल ओनली ट्राई टू गिव द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. जो पहले का समय था वो अब के समय बिल्कुल भी नहीं है. पहले 2019 तक जो क्लैट पीजी हुआ करता था वो बहुत अलग हुआ करता था, और अभी जो होने वाला है 2027 इस बार दिसंबर में, उसमें बहुत चीज़ें बदलेंगी. 8 साल में ना यार बहुत कुछ चेंज हुआ है. 8 साल में भाई मेमोरी बेस्ड जो पैसेज क्वेश्चन आया करते थे अब वो एनालिटिकल पैसेज बेस्ड हो गए हैं. आप खुद जानते हो, आपने पेपर देखा होगा कि इतने बड़े बड़े पैसेज आते हैं. लाइक हमारा ग्रुप आप ज्वाइन करिए, आपको वहाँ मिलेगा डेली क्वेश्चन ऑफ द डे. तो क्वेश्चन ऑफ द डे आप जो आज भी अपलोड हुआ है उस पर देखिए, एक पैसेज है फिर 5 क्वेश्चन है. हम लोग अलग भी निकालेंगे पैसेज, फिर 10 क्वेश्चन भी निकालेंगे. पर हाँ अभी के लिए हमने स्टार्ट करा है जस्ट, तो आप जरूर उसको देखिए. हाँ मैं अभी बोलने में जा रहा था आपको कि प्लीज इसमें स्लाइड तो इंक्लूड नहीं करी, पर मोस्टली आई विल लाइक यू टू लाइक मैं एक बार रोक देता हूँ, स्लाइड आपको दिखा देता हूँ. हम लोग जो बात कर रहे थे कि यार अब जो अप्रोच है वो मेमोरी बेस्ड नहीं, आपकी एनालिटिकल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल इन ओपिनियन. क्योंकि आपके पास अगर एक लीगल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कभी भी वो पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे. इनफैक्ट मैं बोलता भी हूँ कि कई सारे जो मतलब मैं खुद, मेरी भी एक अच्छी रैंक थी क्लैट पीजी में, मैंने कभी भी उस पूरे पेपर में मैं सीधे बोल सकता हूँ मुझे सीधे तरीके से 35-40 क्वेश्चन आते होंगे, पर बाकी मैंने अपने एक्यूमेंट के बेसिस पर सॉल्व किए थे. तो इन माय ओपिनियन यू शुड बी अ राइट पर्सन. आपको पता होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे लॉ वर्क करता है. ठीक है. अब आते हैं हम लोग पैटर्न पे. देखो यार स्केलेटन बहुत सिंपल है. ये एक ऑफलाइन पेपर होता है. ये आप बिल्कुल याद रखिएगा मन में एकदम अपने बिठा के कि ये पेपर ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं थोड़ी सी अलग होती हैं एक ऑनलाइन पेपर से. ऑनलाइन पेपर में क्या होता है कि यार अगर मान लो जैसे मान लो मैं ऑनलाइन CUET PG, वो अराउंड 1.5 घंटे का पेपर होता है. ठीक है, 90 मिनट्स का. 75 क्वेश्चन आते हैं LLM के लिए. उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, -1 की नेगेटिव मार्किंग, और ऑनलाइन होता है तो आपको 75 मिनट्स पूरे होते हैं. पर जब आप एक ऑफलाइन पेपर की बात करते हो तो उसमें गेम थोड़ा बदल जाता है. जो 120 मिनट होते हैं उसमें आप 15 मिनट तो निकाल लीजिए ऐसे ही, 105 रह गए. 100 से 105 डिपेंडिंग आपकी स्पीड कैसी है. बबलिंग करने में पैसा आपका समय निकल जाएगा. उसके अलावा आपका बबलिंग करने के अलावा आपका एडमिट कार्ड भरोगे. ठीक है, एडमिट कार्ड का नंबर वगैरह, साइन वगैरह करोगे,
उसमें थोड़ा समय निकलेगा। तो ये भाई बबलिंग वगैरह सब मिला मिलू के पैसा उसमें टाइम निकलता है अच्छा खासा। तो आपका यू हैव टू बी अवेयर कि ऑफलाइन पेपर जो है वो थोड़ा सा ऑनलाइन पेपर से अलग होता है। ये चीज़ मैंने पहले इसलिए आपको अवेयर कर दी, आपको लगा कि ये पता ही है हमको क्यों बता रहे हो आप, पर हाँ बात ये है, ये पता भी है आपको, पर बहुत से लोग उसको रियलाइज नहीं करते। जब मॉक्स देते हैं तो 120 मिनट पूरा आराम से ऑनलाइन मॉक देंगे, फिर उसका पेपर देंगे, पेपर छूट गया मेरा। मैं जानता हूँ मेरे बहुत से जान पहचान के लोग हैं जिनके साथ हुआ है इस बार। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए। उसके बाद आते हैं भाई, देखो 120 एमसीक्यूज होते हैं इसके अंदर, 120 एमसीक्यूज रहते हैं। और हाँ जो मैं बात बोलता हूँ कि 35-40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लोगों को आते होंगे, तो यार ये मैं समझना कि बाकियों तो फिर कैसे ही करोगे, लीगल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाए तो हम कैसे करेंगे भाई? यार ऐसा हो नहीं सकता। तुमको एलिमिनेशन सीखना है और कुछ नहीं है। एमसीक्यू है, कोई सब्जेक्टिव आंसर नहीं यूपीएससी का कि तुमको लिखना है उस पर अपनी नॉलेज को, कि तुम कितना अच्छा लिखोगे उस पर डिपेंड करेगा। तुम्हें एमसीक्यू है, तुम्हें पता है इन चारों में से एक तो एक सही आंसर है ही है, तो बस एलिमिनेशन कर लो, एक सही निकाल लो। कहने में सिंपल लग रहा है और सुनने में सिंपल लग रहा होगा, थोड़ा मुश्किल होता है पर सिंपल कर दिया जाएगा इन दिस कोर्स। मार्किंग स्कीम भी समझ लो, 1 नंबर मिलेगा फॉर एवरी करेक्ट आंसर और 0.25 कटेगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ये चीज़ अपने दिमाग में एकदम बिठा लो एकदम शांति से। ये मैं समझना कि तुमने सारे धड़ाधड़ अटेम्प्ट करते चले गए, 120 के 120 अटेम्प्ट कर दिए, तुम्हारे नंबर बड़े अच्छे आएंगे। क्योंकि जो गलत होंगे, मान लो तुम्हारे 40 गलत हो गए, 80 सही हुए, तो 40 में ना 0.25 को इंटू करके उतने माइनस भी कर देना, समझे? तो 0.25 जो इंटू करोगे तो अच्छे खासे नंबर चले भी जाएंगे, 10 नंबर चले जाएंगे, 70 आएंगे। मतलब मेरी मैथ्स खराब है क्या पता, इतने जाएंगे यार, 125 इंटू 5 125, हाँ इतने जाएंगे, 2.5 हाँ ठीक है, 10 नंबर जाएंगे, 70 नंबर आएंगे। तो ये चीज़ अपने फिर भी अच्छा स्कोर है, तुमको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा इस पर। पर हाँ बता रहा हूँ तुमको कि मतलब ये मैं समझना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ये तो मैं अच्छी एक्यूरेसी बता रहा हूँ। किसी किसी का ऐसा भी होता है कि उसके 40 ही सही हुए, 80 गलत हो गए, ऐसे लोग भी हैं, शौक मत होना, होते हैं, ठीक है। उसके अलावा भैया देखो सीधी सीधी बात, लीगल अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग, उसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स तुम्हारी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग भी। तुम्हें पेपर पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, यू शुड नो हाउ टू रीड, वरना पेपर फिर छूट जाएगा, बाद में बोलोगे कि यार छूट गया, मैं तो ये कर लेता, मैं तो ये कर लेता। ये फायदा कोई नहीं है, अब कोई नहीं देखेगा तुम कर लेते। जिनको कॉलेज लॉट होने थे उनको हो गए। अगर तुम्हारे साथ एक दोस्त है तुम्हारा जिसने वहाँ कर दिया और तुम कहते रहे यार मेरा छूट गया, मैं तो कर लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कॉलेज लॉट हो गया, वो चला गया नहीं, तुम बैठे हो वहीं पर बाहर। सच्चाई है, हार्श है, पर यही रियलिटी है। अब आते हैं कुछ और चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। चलो अब बात करते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट्स की। तो कोर सब्जेक्ट की जब मैं बात करूंगा तो मैं भी नोटपैड खोल के तुमको हर एक सब्जेक्ट समझाऊंगा। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। इसको जब हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल, मैंने इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है और ऐसा ही डिटेल्ड वीडियो हर सब्जेक्ट को लेके आने वाला है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, आपको सारी अपडेट्स वहां मिलेंगी। राइटिंग यार मेरी माइंड ना करना, बहुत खराब है आई नो, मैं सुधार लूंगा यार, सुधार लूंगा। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसमें हम तुम्हारा क्या हमारा फोकस रहेगा, इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे देखो जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, ठीक है, फेडरल फीचर्स हो गए, ठीक है। इसको हर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने उस वीडियो में कवर करी, जैसे कई सारे वीडियोस आएंगे जहां हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कवर करेंगे एक एक करके, कुछ भी नहीं छूटने वाला। ये तो मैंने लिख दिया, इसके अलावा बहुत लंबे तरीके से मैंने समझाया, वैसे सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो आएंगे जो हम लोग कवर करने वाले हैं, आप आराम से देखिएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कम से कम तुम मान के चलो यार आने होंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत बड़ा पार्ट बनाता है। अगर तुम ये सही कर ले गए तो काफ़ी बड़ा एज तुमको मिलेगा। अभी आते हैं और चीज़ों पे, कॉन्स्टी हो गया, क्रिमिनल पे आते हैं। देखो यार क्रिमिनल लॉ थोड़ा सा पेचीदा लगेगा तुमको, पर मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। क्रिमिनल लॉ में तुमको पता था कि यार पहले आईपीसी थी, एविडेंस थी और सीआरपीसी थी, ठीक है। अब ये तीनों जो है चेंज हो चुके हैं आफ्टर 2023। बीएनएस हो गया है, बीएसए हो गया है और बीएनएसएस हो गया है, ठीक है। ये तीनों जो है वो चेंज हो गए हैं। पर अभी मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा यही होगा, पर मैंने जो चीज़ नोटिस करी है, चाहे आप 2025 का सीयूईटी का पेपर निकाल के देखिए, ठीक है, चाहे आप 2026 का क्लैट का पेपर निकाल के देखिए, इलिट की बात मैं नहीं कर रहा, वहाँ हो रहा है चेंज, पर इन दोनों में बहुत ऐसा नहीं पूछा गया है कि आपको बीएनएस से स्पेसिफिक पूछा गया है, आपको कुछ ऐसा पूछा गया है जो इन दोनों के बीच में कहीं जनरलाइज फॉल कर रहा है,
ठीक है, ये नहीं कि आपसे बीएनएस चेंज हो गया तो बीएनएस से क्वेश्चन, मतलब ये लोग अभी आपको ट्रांजिशन का मौका ये दोनों एग्जाम्स दे रहे हैं, दोनों के दोनों। एलिट में पूछा जा रहा है, एलिट में पूछा जा रहा है बीएनएस का सेक्शन बताओ, बीएसए का बताओ, बीएनएसएस का सेक्शन बताओ। एलिट में आपको रूथलेसनेस दिखेगी थोड़ी सी, पर इसमें ओवरऑल, हालांकि एलिट में भी मतलब बेसिक स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं तो कोई रूथलेसनेस तो नहीं बोलूंगा मैं, उससे कहीं टफ क्लैट का पेपर होता है 2000 पीजी का। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि यहाँ आपको ट्रांजिशन का मौका मिल रहा है। अब कब तक मिलेगा मुझे नहीं पता, क्या पता 2027 में मिले, क्या पता ना मिले, तो आप इसको अपने माइंड में लेके चलिएगा। हाँ, आपको सेक्शन रटने की जरूरत नहीं है, पर आपको पता जरूर होना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। हालांकि वो हम लोग जब लेक्चर बनाएंगे तो कवर करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं इसके अंदर। सीयूईटी और क्लैट में, हालांकि अभी हम लोग 2026 का सीयूईटी होने जा रहा है मार्च में, उस पेपर को भी मैं एनालाइज करूंगा आपके सामने यहीं पे, ठीक है। पेपर भले ये चैनल क्लैट पीजी का है, पर हम ट्राई करेंगे थोड़े ओलेट्स को भी टारगेट करने का। तो मैं जब उस पेपर को एनालाइज करूंगा, द मोमेंट आई गेट माय हैंड्स ऑन पेपर, आप देखें, अब हम लोग देखेंगे उसमें कि क्या क्रिमिनल लॉ की तरीके किस तरीके से ट्रीट किया गया, क्या उन्होंने ऐसे ही ट्रीट किया जैसे 2 साल से ट्रीट कर रहे थे, या फिर कुछ चेंज हुआ है। 2026 से क्लैट में तुम देखो, जब पेपर तुम देखोगे तो मैं ऐसा नहीं कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मिला है न्यू लॉज से, न्यू लॉज का बहुत कंटेंट न्यू लॉज का नहीं पूछा जा रहा है, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो ये हो। पर हाँ, ट्रांजिशन का फेज मिला, पर कब तक मिला, क्या 2027 में ना मिले, क्योंकि 2023 में ये रोल आउट हो गया था, 2024 में अप्लाई कर गए थे, तो भाई वो लोग बोले कि यार 3 साल तो हो गए, अब क्या करें देखे ट्रांजिशन, कब तक मिलेगा। चलो 2 साल मिल गया, 1 साल मिल गया, 3 साल हो जाएंगे, फिर 4 साल तो कतई भी नहीं मिलने वाला मेरे हिसाब से। तो भाई इन माई ओपिनियन बेटर यही रहेगा कि पढ़ लो इनको अच्छे से। पर अगर मान लो कोई लेट भी शुरू कर रहा है, अगर इनको नहीं पढ़ता तो मेरे लगता है उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो और देखते हैं क्या क्या होता है। जूरिस्प्रूडेंस, भाई देखो जूरिस्प्रूडेंस के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूरिस्प्रूडेंस। देखो जूरिस्प्रूडेंस जो है बहुत इग्नोर टॉपिक है, मतलब जिन जिन लोगों को मैंने इससे पहले क्लैट पीजी के लिए थोड़ा बहुत भी गाइड किया है, जूरिस्प्रूडेंस जो है वो सब ने इग्नोर किया था। मेजॉरिटी ऑफ जो ऑडियंस है वो इग्नोर कर देगी। पर तुम चाहे इस बार का क्लैट पीजी का पेपर देख लो, बेंथम के बारे में आया था, उसके अंदर यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा सा डिफरेंट था कंपेयर टू हॉफील्ड आया था, ठीक है। हॉफील्ड की जो एनालिसिस है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये भी जब वीडियो आएगा हम लोगों का कवर करते हुए तो सब कुछ समझाया जाएगा कि क्या स्कीम रहेगी, फिर जो कोर्स आएगा उसमें तो बिल्कुल ही सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ होगा। तो बेंथम, हॉफील्ड ये सब आया था, और अक्सर आता है, कभी हार्ड फुलर डिबेट आ जाती है, ठीक है, कभी स्कूल्स आ जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव स्कूल हो जिसको ऑस्ट्रेलियन स्कूल बोलते हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल स्कूल हो, सोशल स्कूल हो, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल अरे तुम्हारा वो कौन सा है, हाँ रिलीज स्कूल हो, ठीक है। कई सारे स्कूल उसमें आते रहते हैं, सारे के सारे स्कूल्स भी डील किए जाएंगे इसके अंदर। चाहे आप आपके रियल स्कूल से आइए तो आपको अच्छे तरीके से वो डील कराया जाएगा, जितने हेगल स्टॉर्म वगैरह के मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स वगैरह के बारे में जो ओपिनियंस थे, हर एक चीज़ समझाई जाएगी। पर मेरे हिसाब से जो बच्चे अक्सर करते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस को कंप्लीटली इग्नोर कर देना कि यार इसको कौन पढ़ेगा। यार पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं 10, और 10 क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना, तो फिर ये अपने आप को बता रहा है कि चीख चीख के कि भाई मैं तुम्हारा टिकट टू एनएलयू हूं। अगर किसी ने 10 में से 8 क्वेश्चन भी सही किए हुए और बाकी पेपर उसका बाकी लोगों की तरह ही गया हुआ, पर वो 8 क्वेश्चन अगर उसने सही किए हैं तो भाई उसको 7.5 नंबर का एज मिला, और मान लो उसके नंबर 7.5 आ रहे हैं, ही वुड बी इन आरजी एनुअल राइट नाउ। और जो बाकी लोग थे जिन्होंने ये नहीं पढ़ा था, इसको भी छोड़ दिया था, उनके नंबर जिनकी 50s में आ रहे हैं, 50s में लाई कर रहे हैं, उनको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा। सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस पे बंदा मान लो आरजी एनुअल पहुंच गया, या तुम्हारा कहीं और पहुंच गया, एनएलयू पहुंच गया, CNLU पहुंच गया, तो ये टाइप की चीज़ होती है भाई। पढ़ना पड़ेगा, और ये जरूर पढ़ना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते। बोरिंग लगता है तो हम ट्राई करेंगे इंटरेस्टिंग बनाने का आपके लिए, पर मेरे हिसाब से पढ़ना तो पड़ेगा। इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। और जो बोला भी जाता है इसके अंदर पॉजिटिव स्कूल के अंदर कि इट इज़ व्हाट इट इज़, समझे, लॉ एज इट इज़। चलो जूरिस्प्रूडेंस तो हमने देख लिया, और कौन सब्जेक्ट हमको देखना है, फैमिली लॉ। देखो फैमिली लॉ भी हर बार आता है यार, फैमिली लॉ भी तुम इग्नोर नहीं कर सकते। फैमिली लॉ के भी इस बार मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन तो थे ही थे, जितना मुझे याद है पेपर के बारे में, कोपार्सनरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और उसके अलावा जो क्रिमिनल लॉ का क्वेश्चन था वो भी एक था मेंटेनेंस पे रिलेटेड, 125 CRPC, 144 BNSS, वो था, वो इसी पे था कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, समझे। तो अक्सर ऐसे लिंक क्वेश्चन भी आ जाते हैं क्रिमिनल लॉ से। तो फैमिली लॉ में भाई कोपार्सनरी, इस पर भी वीडियो आएगा पूरा, इसलिए पूरा वीडियो इस पर आएगा, आपको समझ में आएगा जिसपे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ाया जाएगा। आप प्लीज ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के बारे में पूरा क्या कहते हैं क्वेश्चन आया था, अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं सक्सेशन से रिलेटेड, ठीक है, अडॉप्शन से रिलेटेड, गार्जियनशिप से रिलेटेड, स्त्रीधन और सपिंदा से भी आ जाते हैं कभी कभी। तो मेरे हिसाब से फैमिली लॉ भी बहुत जरूरी है, 5 क्वेश्चन का ही है पर इफेक्ट तो डालता है यार। तो मैं आई विल रिकमेंड कि पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। मुस्लिम लॉ भी आता ही है, हिंदू भी आता है। और हमारा कौन सा था, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। भाई देखो ये भी आएगा ही आएगा, 10 क्वेश्चन तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी तुम्हारे बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। चाहे तुम देखो 10 क्वेश्चन तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी बनाएगा।
अक्सर कभी आ जाएगा राइलिंग वर्सेस फ्लेचर वाला केस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है। कभी नेग्लिजेंस, जैसे 2024 के पेपर में नेग्लिजेंस आया था, स्टैंडर्ड ऑफ केयर वाला पेपर की क्वेश्चन कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ केयर होना चाहिए, रिजिबल फोर्सिबिलिटी क्या होती है, इन सब पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट भी 10 क्वेश्चन बना देता है, समझे। और मेरे हिसाब से लॉ ऑफ टॉर्ट तो सबसे ईजी है टू अंडरस्टैंड, उसको समझ ले तो 10 क्वेश्चन तुम्हारे लिए हलवा है भाई, 2 मिनट में कर ले जाओगे। 10 क्वेश्चन बहुत आराम से तुम्हारी जेब में आ रहे हैं, तो जब जेब में आ रहे हैं तो क्यों नहीं लेना तुमको। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। उसको भी हम लोग प्रॉपर एक वीडियो बना के समझाएंगे क्या पढ़ाएंगे, चाहे वो नेग्लिजेंस हो, न्यूसेंस हो, लाइबिलिटी हो तुम्हारी, चाहे वो वाइकेरियस हो, स्ट्रिक्ट हो, अब्सोल्यूट हो, जो उसका प्रॉपर क्रोनोलॉजी है केसेस की, हर किसी के साथ उसको समझाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अब हम लोग आएंगे हमारे कॉमर्शियल लॉस पे। कॉमर्शियल लॉस क्या है? कॉमर्शियल लॉज में तुमको नाम समझिए, जैसे कॉमर्स मतलब बेसिकली बिजनेस चलता हो, कॉन्ट्रैक्ट, सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और आईपीए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और कंपनी लॉ। भाई देखो इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इन चारों पे डिपेंड है कि आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, पर इससे तो आएगा ही आएगा। कंपनी लॉ हर बार आता है, सीएसआर अक्सर आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। उसके बाद तुमको अक्सर वो मिलेगा इसके अंदर, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर मिल जाएगा। मैं जो भी यहाँ बता रहा हूँ मैंने पेपर सारे के सारे स्टडी कर रखे हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है। 166 2013 का एक्ट, कई सारे चीजें हैं जो आती ही आती। कंपनी लो देखो, कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, एसआरए, आईपीए पढ़ लो, जरूर पढ़ लो, पर इससे आना है, इसमें से एक से आएगा, किसी एक से, इससे आना ही आना है हर हाल में क्वेश्चन। तो कंपनी लॉ को बहुत सीरियसली पढ़ना, बहुत ज्यादा सीरियसली, ठीक है। अब आते हैं बाकियों पे। पीआईएल भाई, अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ क्लैट पीजी, ठीक है। अब इसमें पीआईएल जो मैंने लिखा है इसमें दोनों आते हैं, पब्लिक भी, प्राइवेट भी, इंटरनेशनल लॉ, एज वेल एज इसके अंदर तुमको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है, और उसके अलावा ह्यूमन राइट्स। इन सबके ही क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। इंटरनेशनल लॉ में सारे डोमेन्स आते हैं, इन सबके ही क्वेश्चन तुमको अक्सर रिपीट होते मिलेंगे। कभी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का आएगा, कभी प्राइवेट का आएगा, कभी ह्यूमैनिटेरियन का आ जाएगा, चाहे वो तुम्हारी कहते हैं वो हेग कॉन्फ्रेंस हो, ठीक है, चाहे वो तुम्हारी 1963 का सोसाइटी ऑफ रेड क्रॉस हो। क्वेश्चन आते रहते हैं इन सबके, कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं आएंगे। ट्रेड लॉ का क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, इस बार गैट से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स, भाई देखो पेपर रिपीट भी हो सकता है, आज तक कभी हो नहीं था, पर 2026 में वो भी होके देख लिया हम लोगों ने। तो हम पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाएंगे हर एक चीज, हर एक चीज। तो प्लीज अपडेटेड सब्सक्राइब करिए, प्लीज भी अपडेटेड सब्सक्राइब करिए चैनल को अच्छे से, ठीक है। तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी लॉ। भाई देखो पेपर इस बार जो लोगों ने खोला तो उनको पहला क्वेश्चन ही प्रॉपर्टी लॉ का मिला था, ठीक है। अब प्रॉपर्टी लॉ पे आते हैं। प्रॉपर्टी लॉ में सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर मैं जो बोलना हूं तो मॉर्गेज, ठीक है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी का नेचर, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी तो सोगा से डील होती है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, ठीक है। उसके साथ कन्वेयंस और ट्रांसफर, ये सब भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी की सारी चीजें जो आप देख रहे हो, ये सब की सब गवर्न किससे होती हैं? ये गवर्न होती हैं प्रॉपर्टी लॉ से। प्रॉपर्टी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं एक नाम और ऐड करना चाहूंगा जो बड़ा फेवरेट है क्लैट पीजी वालों का, वो है लेबर लॉ। लेबर लॉ का हिसाब वो है भाई कि लेबर लॉ तो आके रहेगा। मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 29O से गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स के, ठीक है। कभी फैक्ट्रीज एक्ट आ जाता है, और ये एलेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेबर लॉ पढ़ लेते हो, खासकर न्यू लेबर कोड जो आए हैं, तो वो आपका एलेट का सिलेबस भी ऑलमोस्ट काफी हद तक कंप्लीट कर लेता है। तो ये दोनों एक तीर से दो निशाने हैं लेबर लॉ, तो लेबर लॉ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां मैंने ये सारे लॉ डिस्कस किए एक एक करके, प्रॉपर्टी लॉ सब कुछ।
अब कुछ ऐसे लॉ हैं जो मैंने इसमें डिस्कस नहीं किए, जानबूझ के डिस्कस नहीं किए, क्योंकि वो आने को आ जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। जैसे मैं अगर आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूं, जैसे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, ये अक्सर आ जाता है और कभी कभी नहीं भी आता है। जैसे 2026 के पेपर में नहीं था, और इससे पहले पेपर्स में कभी कभी बार आ भी चुका है। ठीक है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। उसके अलावा अगर हम लोग और नाम लेना चाहें तो मेरे हिसाब से आपको आईपीआर, जो कभी कभी आएगा और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो ये सब वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप अगर, जैसे मैं ये नहीं कह रहा स्किप कर दो, अभी तो टाइम है पढ़ लो, पर अगर मान लो आखिरी में कोई स्किप भी कर दे रहा है तो कोई बहुत मेजर मुझे लगता नहीं कि डिफरेंस बनेगा। अगर उसको एनएलयू जाना है तो पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इनको छोड़ के तुम पहुंच जाओगे एनएलयू, चाहे तुम आईपीआर ना पढ़ो, चाहे तुम लिमिटेशन ना पढ़ो, चाहे तुम ये ना पढ़ो। अब जैसे सेबी है, इसमें सेबी और बैंकिंग, ये लॉज भी कभी कभी आ जाते हैं। जैसे पिछले साल का एक 2024 के समय का, शायद 2025 के समय का एक क्वेश्चन था SCRA वाला, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह वाला, वो जो है इन्होंने 25 में ही पूछा, 26 में ही पूछा, 25 में भी आया, 26 में भी आया। पर अब ये पेपर, अब 26 वालों के लिए क्या बेनिफिट हुआ कि उन्होंने 25 का प्रेजेंट सॉल्व किया होगा, उसके लिए बेनिफिट हो गया। पर जिसने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा उसको शायद नहीं कर पाएगा वो सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ था। भाई हर कोई सेबी लॉ, बैंकिंग लॉ अपने अंडर ग्रेजुएट में अच्छे से नहीं पढ़ता है, और पढ़ना भी इम्पॉसिबल है, बहुत बड़ा एक्ट है, हर चीज़ तुम कैसे पढ़ पाओगे। भाई देखो, पढ़ो उतना जितना सही में तुमको लगता है कि तुम मास्टर कर सकते हो। अब ये सब लॉज हैं, ये सब आते हैं, कभी कभी नहीं आते थे, कभी कभी आ गया कि अब कुछ रैंडम एक्ट्स के नाम ले लेते हैं। जैसे मान लो क्रिमिनल में अक्सर पॉक्सो आ जाता है, कभी कभी, कभी जेजे आ जाता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये तो फिर भी चलो, फिर भी थोड़े वो हो गए, नामचीन एक्ट्स हैं। अब मैं तुमको रैंडम नाम ले लेता हूँ, जैसे सीनियर सिटीजन एक्ट, सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी आया है, मान लो ये आ जाए, तो यार हर चीज़ तो तुम नहीं पढ़ सकते ना। अगर कोई इनमें से एक्ट जो है वो अभी, जैसे आर्बिट्रेशन जो है वो एक आया नहीं तो अच्छा, पर एक केस था गायत्री बालास्वामी, वो पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट के बारे में बता रहा था, सेक्शन 31, ठीक है, 34, फाइनलिटी ऑफ अवार्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो उसमें ये आ सकता था पर नहीं आया। अगर कोई तो केस, जो हम लोग पढ़ाएंगे आपको सारे केस, यानी आप पे छोड़ दिया हमने, कोई तो ये बताएंगे कहाँ से केस पढ़ने हैं खुद से, कोई तो केस आता है जिसमें क्या कहते हैं, ये चीज़ आपको पता है, इनमें से कोई एक्ट है जो बिल्कुल डिस्कस होने वाला है, या फिर पता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कोई आईपीआर का बहुत बड़ा केस आ गया, ट्रेडमार्क वगैरह का, तो फिर यार आप जानते हो वो आ भी सकता है। पर अक्सर जो है ये जो एक्ट्स हैं ये कम आते हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। तो इन माई ओपिनियन मैंने आपको क्लियर कर दिया है, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ सारे के सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं। फिर हम लोग कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे और वीडियोस को यहीं पे एंड कर देंगे वीडियो को, ठीक है। तो हमने क्या समझा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो भाई मेजर लॉ है, वो आता ही आता है। इसमें एक बहुत लंबा अच्छा सा वीडियो बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हम लोग पढ़े हैं, कैसे हमें पढ़ना है, हर एक चीज़। उसके अलावा इसमें तुम्हारे तुमने बताया भी, देखो FR DPSP और फंडामेंटल के इमरजेंसी फीचर्स, फेडरल फीचर्स, हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने क्रिमिनल लॉ को बताया है, क्या उसमें ट्रेंड रहा है, क्या ट्रेंड हो सकता है, कैसे चेंज होता है, सबको समझाने। 25-26 में अब तक नहीं पूछा गया है, 26 का CUET होने वाला, देखो क्या पता पूछा जाए उसमें, इलेट पूछा जा रहा है लगातार। तो ठीक है, चीज़ें बदली हैं, इलेट थ्रू उसमें से भी कोई ट्रांजिशन का फेस नहीं उसने यूज़ किया इलेट ने, पर क्लैट और CUET ने कोई ट्रांजिशन का फेस दे रहा है। तो भाई मैं तो कहूँगा ट्रांजिशन कर लो, मत वेट करो कि इस उम्मीद पर रहो कि यार नहीं आएगा, नहीं आएगा, आ गया तो क्या करोगे। जैसे जो 2026 का पेपर था उसमें भी क्रिमिनल का कंसेप्ट आया था, BNS BS से नहीं पूछा गया था, पर पूछने को पूछ भी सकता था। जैसे 2024 का पेपर में आया था, वो CRPC क्वेश्चन आए थे, CRPC का सेक्शन पूछा गया था। तो हर चीज़ें समझ समझ के लो। जो स्टूडेंट्स है बहुत इग्नोर्ड है, मैंने ये बोला अच्छे से कि भाई इसको ध्यान दे देना, ये इग्नोर मत करना, इग्नोर करोगे क्वेश्चन आता ही आता है। 10 नंबर का आया था, अक्सर आता है 10 नंबर का, भाई 10 नंबर बहुत बड़े होते हैं। अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया, 8 नंबर 8 को सही कर भी लिया, इसमें 7.5 मिल जाते हैं भाई, वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है 7.5 नंबर, ठीक है। आगे आते हैं, आपकी तुम्हारे ये हो गया फैमिली लॉ, इसमें कोपार्सनी आता है, सक्सेशन आता है, अडॉप्शन, गार्जियनशिप आता है। 5 क्वेश्चन इसके ही बनते हैं, पर मैं बोलूंगा कि इसको रिकमेंड करूंगा कि पढ़ ही लो, क्योंकि मुस्लिम लॉ भी अक्सर आ जाता है, 10 क्वेश्चन भी हो सकता है आ जाए, हिंदू से 5 आ जाए, हिंदू से और मुस्लिम से 5 आ जाए, ठीक है। तो उसको भी एकदम अपने फैक्टर में रखना। ये तुम्हारा देखो टॉट बता दिया मैंने, टॉट के 10 क्वेश्चन आते हैं, और ये तो वो क्वेश्चन है कि तुम अच्छे से पढ़ लो तो बिल्कुल तुम्हारे जेब में धरे हुए हैं, ठीक है। ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ाएंगे भी क्वेश्चन, ठीक है। टॉट के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं करना, डिसेबल फोरसाइट आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। तो हम आपको समझाएंगे भी क्या होता है, हर एक चीज़ समझाएंगे, क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट करना है वो भी समझाएंगे। कॉमर्शियल लॉज, ठीक है, ये भी है। इसमें देखो ये 4 मैंने बता दिया आपको कि ये 4 जो है इनसे कभी कभी आता है, पर ये तो आता ही आता है। कंपनी लॉ तो आपको ये बताया अक्सर क्या रिपीट हुआ है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपीट हुआ है, ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर रिपीट हुआ है, लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर भी रिपीट होता रहता है, 436 434, ठीक है।
436 नहीं नहीं 336 आई गेस, 336 334 है हाँ। ये सब की चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आपका इंटरनेशनल लॉ, देखो इंटरनेशनल लॉ टफ होता है, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लो तब भी आपका सही हो, बट क्योंकि मैं जानता हूँ यार साई की झूठ क्या बोलना आपसे, मैं कोई आपको वादा तो करने आया नहीं यहाँ पे कि आप मेरे से पढ़ लो भाई 100% सही करा दूंगा यार। मैं तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसा पढ़ते हो, तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, क्या पता तुमको इंटरनेशनल में बहुत इंटरेस्ट है तुम सही कर दो, क्या पता किसी को ना हो ना कर पाए। पर हाँ इतना तो है कि मैं अगर आप अभी 0 पे खड़े हो या 2 पे खड़े हो क्या कहते हैं इंटरनेशनल में, तो मैं आपको 5 से 8 तो ले जा सकूँ, डिपेंडिंग आपका इंटरेस्ट कैसा है। तो उसके लिए मेरा एफर्ट रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको 100% नंबर दिला दूंगा किसी भी सब्जेक्ट में, मेरा एफर्ट है कि आपको बेटर बनाना, बेटर तरीके से आप स्कोर कर सकें, आपके मन के नैल्यू आप जा सकें। प्रॉपर्टी लॉ ये तो भाई आना ही आना है, तो उसमें देखो हमने बताया भी नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, मॉर्गेज को अब कन्वेंस एंड ट्रांसफर, और लेबर लॉ भी अक्सर आता ही आता है। और इस पे थोड़े जितने भी सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ सब पे जो केसेस हो रहे हैं वो हम लोग कवर भी करेंगे, पर आप भी अपने आप से हमको सोर्सेज बताएंगे, पढ़िएगा, पढ़ेंगे आपको दिखेगा केसेस तो आपको समझ में आएगा कि यार इस पे आ सकता है। अगर केस कोई लैंडमार्क हुआ है उस साल या उससे पहले साल तो वो भी पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2-3 साल के केस पूछ सकते हैं, कभी कभी तो मान लो ये लोग ऐसा करते हैं कि 2011 का रैंडम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट उठा के पूछ लिया, उसके लिए हम आपको सिर्फ लीगल अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, आप उस अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे उसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व कर भी देंगे आप। बट जो तरीके से हम लोग तैयार हो सकते हैं वो तरीका हमको अपनाना है, वो है हम लोग पास्ट ईयर के 2-3 साल के केसेस अच्छे से डिस्कस करने हैं। मैं डिस्कस करूंगा, उसके लिए वीडियोस भी आ रहे हैं, तो प्लीज बी ट्यून्ड। ठीक है, एंड लास्ट ये जो मैंने इंपॉर्टेंट मतलब कुछ नॉन इंपॉर्टेंट से एक्ट बताए, जैसे आर्बिट्रेशन लिमिटेशन, आईपीआर, सीबी बैंकिंग लॉ, पॉक्सो, जेजे, सीनियर सिटीजन रैंडम एक्ट्स, तो ये इसके लिए तुम तैयारी नहीं कर सकते हो, इसके लिए भाई लीगल अंडरस्टैंडिंग ही है। बाकी अगर कोई केस अगर आया हो तो ठीक है, वो मैं आपको आखिरी में डाइजेस्ट हम लोग साल में निकालेंगे, वो आपको मिलेगा, आप आराम से उसको देख के पढ़िएगा क्या क्या केसेस होंगे। ठीक है, हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया अच्छे से। अब आते हैं हम लोग के इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट पे इस पूरे वीडियो के, यार लूप होल्स बोल लो, लैक्यूना बोल लो, क्रिवाइस बोल लो, जो तुम्हारे इंग्लिश वोकैबुलरी में वर्ड आ रहा है उसको बोल लो, पर मेरे हिसाब से ये चीज जो है ये एक इंसान को उसके नैल्यू से दूर कर देती है, वो है ठीक है। लोग अक्सर क्या करेंगे, सोचेंगे कि यार टॉर्ट तो छोटा सब्जेक्ट है, छोड़ो यार इसको, कौन पढ़े, मेजर सब्जेक्ट पढ़ देते हैं। ऐसे नहीं चलता काम यार। टॉर्ट हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, आप कोई सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपके पास टाइम कम है तो मैंने आखिरी में कुछ लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताए हैं, उनको आप इग्नोर कर सकते हो, पर जूरिस्प्रूडेंस टॉर्ट्स बिल्कुल भी नहीं। पढ़ो, जाओ आराम से। और टॉर्ट्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तुम थोड़ा भी पढ़ोगे तो काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी तुमको। बहुत केस के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है उसमें, आने को तो आ भी सकते हैं, पर अगर केस के नाम वाला सब्जेक्ट तुम क्वेश्चन छोड़ दो, 5 क्वेश्चन आए, एक केस के नाम का तुम छोड़ दिया, 4 लगा दिए, तभी 4 नंबर तो मिले। ठीक है, इस तरीके से सोचो भाई। सरफेस लेवल रीडिंग छोड़ दो, जैसे तुमने एक हेडिंग देखी वाइकेरियस लायबिलिटी, और उसके बाद वो हेडिंग का तुमने बस पढ़ा वाइकेरियस लायबिलिटी, थोड़ी 2-3 लाइनें पढ़ी और हटा दिया बाकी सारा पीडी। ऐसे नहीं होता यार, हर एक चीज पढ़नी है, समझना है। अगर समझोगे नहीं कोई पॉइंट नहीं है, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो चाहे नोट्स पढ़ो, सरफेस लेवल रीडिंग नहीं करनी है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सरफेस लेवल रीडिंग जो होती है उसे हम लोग रोट लर्निंग में यूज़ करते हैं। रोट लर्निंग जानते हो क्या होता है? रोट लर्निंग होता है रट्टेबाजी, ये गधे करते हैं, तुम नहीं करोगे। तुम्हें एनालिटिकल ऑर्डर डेवलप करना है मन में अपने, तुम्हें अपने मन में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो रोट लर्निंग से नहीं होगा वो, रट्टेबाजी से नहीं होगा वो, समझना पड़ेगा। समझोगे कैसे? सरफेस लेवल रीडिंग नहीं, डीप रीडिंग करोगे, समझे, अच्छे से पढ़ोगे। फिर टाइम मैनेजमेंट, भाई देखो, चाहे मॉक्स लगाओ चाहे क्वेश्चन ऑफ द डे लगाओ, ट्राई करो कि एक लिमिटेड टाइम तो अपने को दो, उस टाइम में उसको सॉल्व करो। अगर टाइम नहीं अपना टैप करोगे दिक्कत होगी पेपर में तुमको। पेपर क्योंकि लगता है बड़ा है भाई, 100-105 मिनट में ना, जब 24 पेज पढ़ने होंगे, करने होंगे 120 क्वेश्चन, तो उस समय लगेगा कि अरे नहीं 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 बहुत टाइम। भाई आधे लोगों का पेपर छूट जाता है, बहुत लोगों का पेपर छूट जाता है। मेरे समझ लो सामने मैंने देखा है, जहाँ मैंने पेपर दिया था बहुत लोगों का पेपर छूट गया था। तो भाई ध्यान दो, और फालतू का गेस वर्क मत मारो यार। गेस वर्क करने का भी एक तरीका है, इनएक्यूरेट गेस वर्क मैंने इसलिए लिखा है, तुम लोग देखोगे कि यार गेस वर्क करना मतलब ये नहीं होता है कि 4 आंसर आए, 4 ऑप्शन, तुमने कहा गेस वर्क करने को कहा था सर ने, वो लगा दो बी, जय माता की। ऐसे नहीं होता। गेस वर्क करने का भी एक तरीका होता है, तुम देखो कि कौन से में डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, जब डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं लगा दो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज को लेके, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए, पर एक जो क्या कहते हैं ऑप्शन है उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू 55 रुपए है, फर्ज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत पुराने समय का केस है। तो अब तुम ये देखते हो इसकी वैल्यू 55 रुपए है, रजिस्ट्रेशन इसमें रिक्वायर्ड ही नहीं होगा कि 100 रुपए से नीचे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ही नहीं होता है कि नहीं, ऑप्शनल हो जाता है। तो अब तुम इस तरीके, जब तुम अच्छे से कंसेप्ट पढ़ोगे, तो तुम इस तरीके के क्यूज को, नुआंसेस को ढूंढ पाओगे। अगर पढ़ोगे नहीं तो क्या ढूंढोगे? तो आंसर भी समझदारी से गेसवर्क करना है, ये नहीं कि बॉडम की तरह घुस गया और जो मन में आया लगा दिया, बस आंसर ने अटेम्प्ट बढ़ा दिया। अटेम्प्ट बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, ढंग की अटेम्प्ट करो। और फिर आखिरी भाई कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब क्या है? ये नहीं किया तुमने कि अगर हफ्ते में 7 दिन है, आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, कल मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, परसों मैं पढ़ूंगा ही नहीं, उसके बाद मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, फिर उसके बाद फिर 2 दिन नहीं पढ़ूंगा। ऐसे नहीं होता। तुम भले डेली 4 घंटे पढ़ो,
पर कंसिस्टेंटली पढ़ो। और भाई ये मत सोचो, देखो एक मेंटेलिटी होती है अक्सर लोगों में, जैसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी, ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग नहीं होना चाहिए। अगर तुमने अपना एक सूटेबल प्लान बनाया है, मान लो तुमने उसमें 7 घंटे की दिन में पढ़ाई डिसाइड करी है, अब मान लो किसी दिन तुम्हारा क्या हुआ, सुबह से कुछ दिक्कत हो गई, कुछ मन नहीं किया, कोई काम आ गया, तुम पढ़ाई नहीं कर पाएगा, छोड़ो यार कल से पढ़ेंगे, ये कुछ नहीं होता। जितना समय मिल रहा है उतने पढ़ो, कल वल कुछ नहीं होता, कल कभी नहीं आया। कल तुम देखोगे कैसे कल कल करते हुए अचानक से कल कहोगे अरे कल तो एग्जाम है, मालूम नहीं पड़ता समय एग्जाम प्रिपरेशन में। तो यार ये डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी, ऑल और नथिंग वाली छोड़ दो। और यही मत सोचो कि मैं कंपेयर करूं किसी से, मान लो कोई उनसे कहे आके, भाई पेपर के समय प्रिपरेशन में लोगों से बात करो, पर ऐसे बेवकूफों से दूर रहो जो आगे उनसे बोलते हैं भाई मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ। मालूम पड़ा जब रिजल्ट आ रहा है लोग कहीं दिख ही नहीं रहे किसी अलॉटमेंट लिस्ट में। 12 घंटे पढ़ के क्या कर लिया, फायदा हुआ कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से अपना डिसाइड करो तुम कैसे में शुरू। अगर तुम अभी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, ये मत सोचो कल से मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, अरे कल से कहो मैं 2 घंटे पढ़ूंगा कल, अभी टाइम है, मैं फिर उसके बाद फिर 4 करूंगा, फिर 6 करूंगा। ऐसे करके तुम 8 पे पहुंच जाओगे, 10 पे भी पहुंचोगे आखिरी में, समझे? ऐसे बढ़ाओ, धीमे धीमे कंसिस्टेंसी बढ़ाओ अपने आप को। यू डोंट गेट लाइक वेरी अटैच टू इट, मतलब बहुत पेडेंटिक मत बन जाओ कि रूल्स फॉलो करना है, 7 घंटे पढ़ना है, जो टाइमर लगा के पढ़ूंगा, अगर 1 मिनट कम हो गया तब चलो छोड़ो हटाओ कल से पढ़ूंगा, ऐसे नहीं। पढ़ाई करो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, इतना दिल पे मत लो चीज़ों को, अच्छे से तैयारी करो। बाकी लेवल अप का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वीडियोस ऐसी आती रहेंगी, और वीडियोस हम लोग कंटेंट लाते रहेंगे, मॉक्स भी लाते रहेंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप। बस यहीं तक थी ये वीडियो, बाकी आपको मैंने शुरू में लिंक दे दिया था, आप आराम से उस लिंक को भी अगर देख लीजिए, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, रुकिए। यस ये देखिए, आप प्लीज़ इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सके आपको इस पर एक्टिव रहिए, आपको कई सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं, आपको डेली नोटिफिकेशंस के बारे में मिलेगा, स्टडी मटेरियल के बारे में मालूम पड़ेगा, और क्वेश्चन ऑफ द डे एज एज मोटिवेशन भी मिलेगी। एंड विल बिल्ड अ कम्युनिटी, अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टुगेदर, एंड विल बी सोरिंग हाई टिल CLAT 2027. So please be join the group for all the updates, and thank you for watching this video. Please subscribe to Level Up CAT PG. My name is Shaurya, and see you in the next video. Thank you.